एक बार सोच कर देखो, कल से आपके पास सवाल पूछने का हक ही ना रहे, मीडिया में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे और ओपोजिशन जड़ से खत्म हो जाए, तो समाज में क्या बचेगा? सिर्फ डिक्टेटरशिप। जैसे कि पेरू के अंदर 1992 में प्रेसिडेंट फ्यूजिमोरी ने कांग्रेस खत्म कर डाला, यहाँ तक कि जुडिशरी सस्पेंड कर दी और आखिर में देश के ऊपर डिक्टेटरशिप जैसी पकड़ बना ली। यही नहीं, अभी और सुनिए। वहीं पर 1930 में सोवियत यूनियन में स्टेलिन ने प्रजेश चलाई, सैकड़ों हजारों लोगों को मार डाला। कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सिस्टम के अगेंस्ट क्वेश्चन किए थे। और अर्जेंटीना जैसी जगहों पर जवान पैरों ने ओपोजिशन को जेल में डालकर मीडिया सेंसर कर दिया था, ताकि डेमोक्रेसी को नाम मात्र बनाया जा सके। पर हम ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए विदेशों में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हमारा देश, हमारे खुद के अपने लोग इस चीज के गवाह है। एक ऐसा ही दिन, एक ऐसा ही मंजर हमें भी देखने के लिए मिला था। जिस वक्त ओपोजिशन के छोटे से लेकर बड़े से बड़े नेता को जेल में डाल दिया गया था, मीडिया की जुबान बंद कर दी गई थी और एक आम नागरिक के बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी छीन लिए गए थे। और यह किसी और ने नहीं बल्कि हमारे उभरते नेता राहुल गांधी की अपनी दादी इंदिरा गांधी ने किया था। क्योंकि जिस ओपोजिशन लीडर की मैं बात करने जा रहा हूं, उनकी खुद की कांग्रेस पार्टी भी दूध से धुली हुई नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलिए आज एक बार फिर से आप और हम शुरू से शुरू करते हैं। इमरजेंसी के वक्त डेमोक्रेसी को दबाना तो एक कांड था। राजीव गांधी के टाइम पर बफर स्कैम ने देश को हिला डाला। वहीं पर 1984 में सिख राइट्स ने पूरी कम्युनिटी का ट्रस्ट खत्म कर डाला। और यूपीए के एक दौर में कॉमनवेल्थ को 2G स्कैम के करप्शन के चलते इनका वास्ता आम नागरिक से खत्म हो चुका था। तो ज्ञान की बात यह है कि किसी भी रूलर पार्टी की ओपोजिशन अगर खत्म हो जाती है तो उन्हें डिक्टेटरशिप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये हुई ना बात। लेकिन दूसरी ही तरफ खुद को दूध से धुली हुई दिखाने वाली हमारी रूलिंग पार्टी आम नागरिक के सबसे मजबूत हथियार यानी वोटिंग की हेराफेरी के आरोपों में चुप्पी साधे बैठी है। तो सोचने पर तो मैं भी मजबूर हो जाता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। कि आज के समय में हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दों को ना सोचकर सोचना चाहिए एक अच्छे कल, एक अच्छे भविष्य के लिए। ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। जो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम ओपोजिशन को जिंदा रखें, उन्हें सपोर्ट करें। बात तो सही है। हम मानते हैं कि उसमें परफेक्शन की झलक नहीं होगी, लेकिन वो औरों से बेहतर होगा। लेकिन आज के इस पॉलिटिकल जंगल में एक ही ऐसा शख्स है, एक ही ऐसी आवाज है जो किसी से दब नहीं रही है। शायद वो खुद परफेक्ट नहीं है, उनकी खुद की पार्टी के कुछ काले पन्ने हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्ट्रगल के थ्रू एक चीज प्रूव कर दी है कि बिना किसी स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन के डेमोक्रेसी का मतलब होता है सिर्फ डिक्टेटरशिप। और डेमोक्रेसी तब तक हेल्थी रहती है जब तक ओपोजिशन खड़ा है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स ने कांग्रेस को 44 सीटों पर ही समेट कर रख दिया। बीजेपी की लहर के बीच राहुल गांधी को एक फेल प्रिंस के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। मीडिया और विरोधियों ने उन्हें पप्पू का टैग दे दिया। क्या बात कर रहे हैं? और यहाँ तक कि गूगल पर पप्पू टाइप करने पर उनकी फोटो सबसे ऊपर शो होती थी। यह उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस था। दिसंबर 2017 में राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से कांग्रेस का नेतृत्व संभाला। वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं बिना किसी कंपटीशन और बिना किसी वोटिंग के। पर चुनौती अभी बहुत बड़ी थी, क्योंकि उनके खिलाफ नैरेटिव अभी भी वही थे, फेक प्रिंस और पप्पू। और अभी तो रुको, न्यूज़पेपर्स में लिखा कि डायनेस्टी की चौथी पीढ़ी ने पार्टी ओपोजिशन संभाली और जो व्यक्ति पप्पू कहकर बदनाम किया गया हो, ट्रोल किया गया हो, उसके सामने यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। खुद कांग्रेस पार्टी के लोग सवाल उठा रहे थे कि पार्टी पोजीशन मिल जाने से पार्टी मजबूत नहीं हो जाती। हमें नहीं लगता कि राहुल गांधी इस जिम्मेदारी को उठा पाएंगे।
और वो किस्सा भी आपको याद होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी को खुद से जाकर राहुल गांधी हक करते हैं और कहते हैं कि आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। यह एक सिंबॉलिक मूव था जो कि मीडिया में काफी वायरल हुआ, लेकिन बीजेपी ने इसे ड्रामा बोला क्योंकि राहुल गांधी ने लोकसभा में राफेल और बेरोजगारी पर मोदी सरकार को घेर लिया था और अब रागा मैदान में आ चुका था। दिसंबर 2018 में राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ से जीत हासिल करने के बाद राहुल गांधी को अपने कैरियर की सबसे पहली और सबसे बड़ी सक्सेस मिली। यह राहुल गांधी के लिए एक वैलिडेशन थी क्योंकि 2014 की हार के बाद उन्हें मजाक का एक पात्र बना दिया गया था और अब पार्टी के अंदर और बाहर के लोगों ने भी मानना शुरू कर दिया था कि राहुल गांधी के अंदर दम तो है, लेकिन आपको क्रेडिट लेना आता है तो आपको रिजाइन देना भी सीखना होगा। क्या बात कर रहे हैं? यह प्रूव करा उन्होंने मई 2019 में लोकसभा रिजल्ट के बाद, जिसमें कांग्रेस सिर्फ 52 सीट ला पाई और राहुल गांधी अपने कांग्रेस के गढ़ अमेठी से हार गए। यह उनका सबसे बड़ा पर्सनल सेटबैक था, जिस पर राहुल गांधी ने कांग्रेस की प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? और कहा कि अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब आप सोचिए कि अगर किसी को सत्ता का इतना लगाव था, इतना लालच था, तो इतने बड़े पद से, इतनी बड़ी पोजीशन से कोई रिजाइन क्यों करता? अब कुछ लोग इसे प्रिंसिपल और वैल्यू का नाम देते हैं, तो कुछ लोगों ने इसे ओपोजिशन की वीकनेस कहकर पुकारा। लेकिन 2020 और 21 के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 फार्मर्स लॉ पास किए, जिनके खिलाफ देश भर में किसान आंदोलन शुरू हो जाते हैं। और राहुल गांधी खुले तौर पर किसानों के साथ खड़े मिलते हैं। उन्होंने इस कानून को काला कानून और प्रो कॉर्पोरेट लॉ कहा, क्योंकि उनका मानना था कि मोदी जी यह कानून लाकर किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं। अक्टूबर 2020 में पंजाब हरियाणा में रैली निकालकर जुलाई 2021 में एक ट्रैक्टर चलाकर पार्लियामेंट पहुंच के उन्होंने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी किया। शाबाश। आखिरकार एक साल के लंबे आंदोलन के बाद 2021 के एंड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन लॉज को वापस ले लिया और राहुल गांधी की इन आंदोलनों में अहम भूमिका रही और किसानों के एक बड़े नेता के रूप में इनको क्रेडिबिलिटी भी मिली। और अगले ही साल 2022 में ईडी ने राहुल गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में 5 दिन की लंबी पूछताछ के लिए बुलाया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने 50 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगाया। ठीक है, समझ गया। इससे परेशान होकर कांग्रेस ने आरोप लगाए कि रूलिंग पार्टी सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और ओपोजिशन को सता रही है। और राहुल गांधी की ईडी इंक्वायरी भी इन सबसे अलग नहीं थी, यह भी सरकारी दबाव का एक हिस्सा था। और फिर सितंबर 2022 में शुरू होती है भारत जोड़ो यात्रा, एक 3500 किलोमीटर की ऐसी पद यात्रा जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का सफर तय करने वाली थी। नारा था नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। इस यात्रा का उद्देश्य बड़ा सिंपल था कि देश में हो रहे धर्म, भाषा और विचारधाराओं की पाबंदियों को तोड़ना और एकजुट होना, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट का घेराव। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 150 दिन की इस यात्रा में राहुल गांधी 12 राज्यों से गुजरते हैं, जिसमें से सिर्फ राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, बाकी 11 स्टेट बीजेपी के थे। और इस यात्रा को रूलिंग पार्टी हल्के में लेती है और कई हजारों लोग इस रास्ते में राहुल गांधी से जुड़ते हैं। अभी बता भाई, अभी बता। रूलिंग पार्टी ने उन्हें बड़ा क्रिटिसाइज किया। रूलिंग पार्टी के आईटी सेल ने बड़ी अजीबोगरीब चीजें नोटिस करवाने की कोशिश की, जैसे राहुल गांधी का किसी लड़की के साथ हाथ पकड़कर सफर पर चलना या फिर ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन होना, और भी कई सैकड़ों रीजंस बना डाले, लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लग पाया।
क्योंकि यह सिंबॉलिक मूव रूलिंग पार्टी की गलतफहमियों को मिटाने के लिए काफी था। लेकिन अप्रैल 2019 में कर्नाटका के कोलार में राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था, छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जिससे ऑफेंड होकर बीजेपी विधायक ने 2023 में जाकर मोदी पर डिफेमिनेशन का केस कर डाला। इसी मुकदमे में गुजरात के एक मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को दोषी करार करते हुए 2 साल की सजा सुना दी। क्या बात कर रहे हैं? तो जस्टिस के अगले ही दिन 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता डिस्क्वालीफाई हो जाती है। अब आए ना लाइन पे। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पर एमपी ऑटोमेटिक निकाल दिया जाता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत। राहुल गांधी ने यहाँ पर हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिससे सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने कहा कि ट्रायल जजेस ने 2 साल की मैक्सिमम सजा देने का कोई ठोस कारण नहीं बताया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को राहुल गांधी की कन्वेक्शन सस्पेंड कर दी, यानी सजा पर अमल ठोक दिया, जिससे उनकी एमपी की सीट वापस पाने का रास्ता क्लियर हो जाता है। और अगले कुछ ही दिन में लोकसभा सेक्रेटरी ने उनकी मेंबरशिप बहाल कर दी। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने बड़े ही खुश होकर कहा कि सत्यमेव जयते, आज सत्य की जीत हुई है। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने से कुछ दिन पहले ही जुलाई 2023 में 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का महागठबंधन बना लिया था। मगर क्यों? ताकि 2024 में मिलकर मोदी को चुनावी टक्कर दी जा सके। और राहुल गांधी इस अलायंस का एक मुख्य चेहरा थे। और सुप्रीम कोर्ट के स्टे के तुरंत बाद ही राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में विश्वासम डिबेट में हिस्सा लिया और मणिपुर हिंसा पर मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरा। यह वही नो कॉन्फिडेंस मोशन था जिसमें उनकी वापसी हुई। मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी की टीम की तरफ से वोटर्स की चोरी पकड़ी जाती है। लेकिन चलते हैं अभी थोड़ा आगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13th अमेंडमेंट एक्ट बिल पास किया, जो कहता है कि चाहे मिनिस्टर हो, सीएम हो या फिर पीएम हो, ये अगर 30 दिन तक जेल में रहते हैं या फिर इनकी कन्वेक्शन पनिशमेंट 5 साल या उससे ज्यादा की होती है, तो उन्हें 31वें दिन अपनी पोजीशन से रिजाइन करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इससे करप्शन कम होगा और काफी ज्यादा सुधार आएगा। लेकिन ईडी जैसी इन्फोर्समेंट किसी को भी 30 दिन तक बड़ी आसानी से जेल में डालकर रख सकती है, बेल ना होने देने तक, क्योंकि ईडी के ज्यादातर टूल्स ओपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट ही यूज किए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी नेताओं के केस लिमिटेड हैं। जरा देखिए इन आंकड़ों को। 2004 से 14 के यूपीए के टेन्योर में 26 पॉलिटिशियंस के खिलाफ ही एक्शन लिया था, जिनमें से 14 ओपोजिशन के लीडर थे, यानी 54%। ठीक है, समझिए। बल्कि दूसरी तरफ 2014 से 22 तक 121 सीनियर राजनेता ईडी की रडार में आए। इनमें से 115 यानी ऑलमोस्ट 95% ओपोजिशन के लीडर थे। फ्रॉड चल रहा है। मतलब सीधा सीधा ओपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है। मैं किसी पर्टिकुलर लीडर की इमेज क्लियर करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिंपल है कि अगर ओपोजिशन खत्म हो जाती है तो यह हम सब आमजन के लिए ही खतरा बनेगा। बात तो सही है। और अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अगला वीडियो स्क्रीन पर लगा दिया है, उसे भी अभी देख डालो।